नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यूटी कर रहे होंगे। तो आई होप कि सब ने जो पिछली क्लासेस हैं ज़रूर से ज़रूर देख ली होंगी। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। आपको क्लासेस जो है कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर अपना रिव्यू दे दिया करो, ठीक है। इससे हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहता है और पता लगता है कि भी क्या कुछ चेंजेस करने हैं हमने भी, ठीक है। तो सब बताते रहा करो। तो ये जो आपकी किस चीज़ की चल रही थी, एसएसटी की जो है पेपर सोल्व चल रहे थे, ठीक है। PYQ है ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है? तो कौन सा दल? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब आया था ये? 1885 में। कब आया था? 1885 में। तो भारतीय जनता पार्टी जो के आधार संघ BGS 1997 में भारतीय जनसंघ का 4 अन्य दलों के साथ जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी के विघटन के बाद BJS 5 अप्रैल 1980 को एक अलग नाम भाजपा के साथ एक नई पार्टी उभरा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 25 मई 1999 को शरद पवार, PA संगमा और तारिक अनवर ने किया। कांसीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बसपा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण क्या होता है? जनसंख्या का आकार? हाँ जी। अर्थव्यवस्था का आकार? हाँ जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ A एंड B। तो इसमें क्या होता है कि जो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, NNPFC को जनसंख्या के भाग पर प्रति व्यक्ति आय, GNP प्रति व्यक्ति GDP का प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसको माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। 1960 के दशक में खाद्य फसलों में ऐसे बीजों के विकास का उपयोग से है जिसके कारण इनके उत्पादनों में आशांतित वृद्धि हुई है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में, जबकि भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने किया। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न विशेषकर चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें गेहूं में उत्पादन जो है महत्वपूर्ण उन्नति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ममता बनर्जी निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? तो ममता बनर्जी जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। 1 जनवरी 1998 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। अपनी खुद की पार्टी बनाने से पहले 26 साल तक कांग्रेस पार्टी की सदस्य रही। 2016 में चुनाव आयोग ने इसे एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक दल का प्रतीक का सही है? तो कौन सा है बताओ सभी? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस फूल और घास। कांग्रेस फूल और घास है? नहीं। भारतीय साम्यवादी दल चश्मा है, चश्मे का है। सही है। अखिल ओके 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 तृणमूल कांग्रेस, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो केवल एक ठीक है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस फूल और घास, हाँ जी। बहुजन पार्टी, समाज पार्टी हाथी का, बसपा जिसको बोलते हैं। BJP कमल का फूल, हाँ जी। भारतीय साम्यवादी दल मकई का हाथी का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी, राष्ट्रवादी का घड़ी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ है। राष्ट्रीय जनता दल किताब का, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी का हथौड़ा, हाशिया और तारा, ये सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भारत में मौद्रिक नीति का नहीं है? मौद्रिक नीति का जो है कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कॉल मनी रेट। कौन सा नहीं है? कॉल मनी रेट। मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक की उस नीति से है जो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर के प्रबंधन के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में मुद्रास्फीति, विकास आदि व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करती है।
मौद्रिक नीति के घटक उपकरण, वैधानिक तरलता अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, बैंक दर, रेपो रेट जिसको बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर, चल निधि, समायोजन विधि, सुविधा सीमांती, स्थायी सुविधा, खुले बाजार संचालन आदि। कॉल मनी दर वह है जिस पर अल्प अवधि धन उधार लिया जाता है और मुद्रा बाजार से उधार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समान अवसर पर आधारित समाज, या फिर बहुमत के नियम पर रोक लगाकर अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण, या फिर अमीर और सुविधा संपन्न लोगों के शासन। तो कौन सा है? केवल डी, ओनली 3। तो ये अमीर और संपन्न लोगों के शासन, जिसमें जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। लोकतंत्र ग्रीक शब्द डेमोक्रेट या डेमोस और क्रेटिस शासन शब्द से बना है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का लोगों पर शासन, लोगों के द्वारा शासन। लोकतंत्र की विशेषताएं देख लो। सत्ता और शक्ति लोगों के पास होती है, हाँ जी। लोगों की सहमति से सरकार का गठन, हाँ जी। लोकतंत्र का मुख्य आधार स्वतंत्रता और समानता है, हाँ जी। नागरिकों का अधिकार प्राप्त है। बहुमत के नियमों पर रोक लगाकर अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतांत्रिक सरकार की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गिनी गुणांक मापक क्या है? तो गिनी गुणांक मापन क्या है? तो गिनी गुणांक मापक जो है एक आय के वितरण है। क्या है ये? आय के वितरण है। चलो देखते हैं। गिनी गुणांक में 100 से गुणा करने पर गिनी इंडेक्स प्राप्त होता है। गिनी इंडेक्स या गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी की माप की एक विधि है। यह आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। वास्तविक लोरेंज वर्ग और निरपेक्ष क्षमता रेखा के बीच क्षेत्रफल और निरपेक्ष क्षमता रेखा के नीचे संपूर्ण क्षेत्र के बीच अनुपात को प्रदर्शित करता है। गिनी गुणांक A/BCD। मात्रात्मक प्रतिबंध आयात और निर्यात प्रतिबंध करने के महत्वपूर्ण साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा आयात कोटा का एक प्रकार है? तो कौन सा है? कोटा का? एक तरफा कोटा, आय कोटा है? नहीं जी। मिश्रण कोटा? हाँ जी। टैरिफ कोटा? हाँ जी। तो ये नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। टैरिफ कोटा, एक तरफा कोटा, द्विपक्षीय कोटा, मिक्सिंग कोटा, आयात लाइसेंसिंग। आयात कोटा एक प्रकार का व्यापार प्रतिबंध है जो एक निश्चित अवधि में किसी देश में आयात की जाने वाली मात्रा पर एक भौतिक सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका आज का। एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए एक ऋण या अग्रिम है जहाँ छोटी अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किस्त और उस पर ब्याज दी फसलों मौसमी के लिए अतिदेय रहता है, या फिर बिल खरीदे और भुनाए जाने के मामले में बिल 90 दिनों तक से ज़्यादा की अवधि के लिए अतिदेय रहता है। तो दोनों ही है ये, ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो ऐसे ऋण जिन पर निश्चित समय विधि तक बैंकों को उनके मूलधन और ब्याज की किस्त का भुगतान नहीं मिला हो, उसे हम गैर निष्पादित अग्रिम या संपत्ति कहते हैं। 31 मार्च 2014 से स्वीकृत नए मानक के अनुसार जिस सामान्य अग्रिमी के संबंध में 1 वर्ष या 1/3 का 90 दिनों से ज़्यादा ब्याज तथा मूलधन का भुगतान नहीं मिला, उसे एनपीए की श्रेणी में रखते हैं। कृषि अग्रिमी को हम एनपीए घोषित करते हैं जबकि ब्याज और किस्त अदायगी भुगतान की तिथि के 2 साल बाद 2 फसलों तक ना हो सके। तो आज की क्लास जो आपकी यहीं तक रहेगी। कैसी लगी आपको क्लास? सभी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।